हेलो प्रिय विद्यार्थियों, सभी का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको है गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। तो देखिए हमने आपसे कहा था आज हमारा क्या रहेगा, कला के तत्व। कौन सा रहेगा बच्चों टॉपिक? ये हमारा 5वां टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, 4 टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए। प्रागैतिहासिक ख़त्म कर दिया। देखिए पीछे की चीज़ें जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पीछे वीडियो देख लेंगे, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर इसके बाद भारतीय साहित्य ख़त्म कर दिया। दूसरा टॉपिक था ये पहला था, ये दूसरा था। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ाया, सौंदर्य शास्त्र पढ़ा दिया। ये आपके सौंदर्य आपके तीसरे टॉपिक में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो यूथ में बता रहे हैं था, तो ये था ये सौंदर्य था। फिर यहाँ पे कला के षडांग पढ़ा दिए हमने, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये चौथा टॉपिक हमने समाप्त करते। तो ये हमारा 5वां टॉपिक है, कौन से, कला के तत्व। तो कला के यही लिख दे रहे हैं बच्चों, लिखेंगे क्या PDF ही इधर उधर, कला के तत्व। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 5वां है आपका, कला के तत्व। तो देखिए कला के तत्व का जो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वहाँ जब हमने कला के षडांग पढ़ाए थे बच्चों, तो उसको हम थोड़ा सा एक चीज़ बताना वहाँ आपको ट्रिक से भूल गए थे। जो सीक्वेंस रहता है वो चीज़ें आपको कैसे याद रहे। देखिए रूप भेदा प्रमाणा भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंगम इति षडकम था ना। तो देखिए उसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हमने इसको बताना चाहा लेकिन हमारे दिमाग से उतर गया कि प्रमाण, भाव, ठीक है, लावण्य, सादृश्य, वणिका भंग। ठीक है, वणिका भंग, तो ये हो गया ना। तो देखिए भले आपको ये चीज़ें याद रहे, लेकिन जब ये परीक्षा में आप बैठेंगे यही आपको श्लोक ही इसका भूल जाएगा। पढ़ने लगेंगे कुछ, याद आने लगेगा कुछ। सही बात कर रहे हैं, गलत नहीं बातें कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए आप इसको कुछ ट्रिक से याद रखिए ताकि आपको भूले नहीं। देखिए इसको देखिए रूप तो आपको एकदम सामने, आपको एकदम इसमें नहीं भटकेंगे, इधर वाले में भटकेंगे। तो इसको क्या याद रखेंगे, तो इसको क्या याद रखेंगे बच्चों, भ म भ, क्या रखेंगे, भम भ। ठीक है, तो यहाँ जब भेद और म, यहाँ म फिर भ, तो क्या याद रखेंगे, भमा भ। तो यहाँ पे भेद, प्रमाण और भाव। तो देखिए इसमें म है, तो देखिए चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए भ, ठीक है, म और भ। तो यहाँ हो गया रूप भेद। ठीक है, रूप भेद हो गया। फिर म में आ जाएंगे तो प्रमाण हो जाएगा। फिर यहाँ भाव हो जाएगा किसमें, तीसरे नंबर पे ना। तब अगर सीक्वेंस भी पूछ लिया जाए तब वहाँ आपका गड़बड़ाएगा नहीं। ऐसे ही नहीं पूछ के पूरा एक ही तरह ने देख के कोई एक चीज़ पूछ लेगा, चौथा कौन सा, 5वां कौन सा, तो वहाँ आप भटक जाएंगे। जब इस तरह प्रश्न कर लेता है तब आप एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि ये चौथा। तो भमा भी याद रखिएगा, और क्या याद रखेंगे बच्चों, लसव, लसव याद रखिए। तो लवण, सादृश्य, वणिका भंग। तो लावण्य, तो भमा और लसव, तो ये चीज़ें याद रखेंगे तो इसका सीक्वेंस से आपको नहीं भूलेगा। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जिस बच्चों को जहाँ कन्फ्यूजन होगा वही चीज़ें याद रखेंगे। तो देखिए एक चीज़ और हम बताएंगे यहाँ पे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने हीगल का बताया था, हीगल ने जो बताया है, तो वहाँ हमने बताया था काव्य बताया था ना। काव्य के बाद फिर उसको काव्य को संगीत की तरह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे, काव्य जो रहेगा पद्य रहता है तो इसको संगीत की तरह, फिर चित्र बनाएंगे। उसका चित्र बनाने के बाद आप तब मूर्ति बनाएंगे। ठीक है, तब मूर्ति बनाएंगे, तब स्थापत्य, कहीं कहीं स्थापत्य आ जाता है और कहीं कहीं वास्तु भी आ जाता। तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए बच्चों ना। तो देखिए कहीं स्थापत्य कहीं वास्तु दे देता है। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रहेगा, जैसे हम बताए हैं कि पहले काव्य होगा, काव्य सबसे उच्च था और ये जो है सबसे निम्न था। तो क्या चित्र बनाएगा पहले, जैसे तब इसके बाद संगीत के पास उसको चित्रों में उकेरेगा। तो चित्र देखिए मूर्ति से बड़ा नहीं होता, फिर इसके बाद मूर्ति आएगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। देखिए मैं हर चीज़ें आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी जो बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं वो अच्छे से याद करें और इसको समझें। तो देखिए स्वर्णिम पहला स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है, संतुलन से, एकता से, कि अनुपात से, कि लय से है। कि देखिए अनुपात से है, तो इसको देखिए यूनान ने किया था, और यूक्लिड ने किया था, यूक्लिड ने। तो देखिए अनुपात, यूनान और यूक्लिड तीनों शब्द आपको
उसी से मिलते हुए नज़र आएंगे, तो वहाँ आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यह सारी चीज़ें हमने बता ही दी है। देखिए यहाँ पे देखिए यूक्लिड्स, यूनान और अनुपात, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके स्वर्णिम विभाजन के खोज और यूनान के लोगों ने किया था। तो देखिए यहाँ पे ये देख ली, थोड़ा व्याख्या देख लेती हैं। तो उस गणितीय संबंध को स्वर्णिम विभाजन का कला उस गणितीय जो है संबंध को जाता है जिसे चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो। सभी का अनुपात निश्चित कर रहे हैं। तो देखिए जो चित्र बनता है, तो देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। जिसको मेरी ट्रिक पसंद आई हो वो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव, और उसको शेयर करेंगे बच्चों। बड़े जो और साथ में जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता? वर्ण, रेखा की आकार की पोत। तो क्या स्पर्श या पोत या टेक्सचर किसको कहते हैं? तो देखिए किसी चीज़ को जब जैसे किसी भी कहीं जैसे इसको स्पर्श जहाँ होगा जब छुएंगे तो स्पर्श होगा कि नहीं, इसी को टेक्सचर कहते हैं, स्पर्श। तो देखिए किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो जिसकी धरातली संरचना पर आधारित हो रहा हो, इसी को वयन, पोत, टेक्सचर, तीन चीज़ें आप लोग याद रखिए कि बुनावट कहलाता है। इस प्रकार वयन किसी वस्तु के स्पर्शनीय वस्तु है। देखिए ये स्पर्शनीय वस्तु है। तो वर्ण क्या रहता है? प्रकाश का गुण। यही से प्रश्न बनता है, वर्ण क्या होता है? प्रकाश के गुण। रेखा दो बिंदु, ये भी प्रश्न ही बनता है बच्चों, इसीलिए हम व्याख्या पढ़ रहे हैं। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। अब देखिए प्रश्न, दो बिंदुओं की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। 6 बिंदु का, तो इसी को कहते हैं रेखा। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके बने हैं कि नहीं? देखिए अब यहाँ आ गए आप तीसरा प्रश्न। देखिए अधिकथन है भारतीय पारंपरिक कला का सशक्त है। कारण क्या है? सशक्त है, भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, पहला कह रहा अभिकथन। और कारण आर क्या कह रहा? ऐसा इसलिए ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। तो ऐसा दोनों के कारण बता रहा है। तो इसकी उत्तर देखते हैं। बी है, ए सही है, आर सही नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ उत्तर आपको गलत भी मिलेंगे। यहाँ आपको देखने से क्या ये गलत लग रहा है? तो भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, ठीक है, और ऐसा इसलिए कि समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। तो देखिए यहाँ जब व्याख्या देखेंगे तो बी वाला सही था, आर जो क्या था? आर सही, सॉरी बच्चों, देखिए कभी हम थोड़ी मिस्टेक हो गई पढ़ने में। ए सही है तथा आर भी सही है, दोनों सही हैं। हमको लगा कि नहीं, कभी देखते नहीं तो सॉरी कभी इसके लिए। तो देखिए व्याख्या है भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, ऐसा उसकी समृद्धि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। तो कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों से व्यापक मानवीय रसात्मक तत्व उसके कारण रूपों से प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है, रसात्मकता है, रस अथवा आनंद अथवा आस्वादन इसे स्थूल से चेतना सत्ता तक एक रूप कर देता है। तो यही इसकी विशेषता बताया है। तो देखिए यहाँ यही हम पढ़ना चाहिए। भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने के साथ साथ तो पूछे जाएगी धर्म प्रधान हो गई है। क्या है धर्म प्रधान? वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। मूलभूत तत्व या आत्मा है। चार का देखिए बच्चों, देखिए अभिकथन दिया है सृजनात्मकता आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है, ठीक है। इसके बाद कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। तो इसका ये देखिए दोनों सही है बच्चों। देखिए यहाँ हम गलत नहीं बता, कभी पढ़ने में लगता है नहीं, ऐसा सामने से दिख जाता, उसको नहीं कर दिए, इसके लिए दोबारा सॉरी आप लोग से। तो देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता आवेग समस्त कलाओं में से एक प्रमुख बल है, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद की अनुभूति करता है। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। देखिए यहाँ आ गए 5वें पृष्ठ पर। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। क्या इसका रूप होता है? बेलनाकार होता है, वर्तुलाकार होता है कि घनाकार की? सभी। तो देखिए ये बेलनाकार तो कहाँ से होगा?
तो ये कैसा होगा बच्चों, घन के आकार का होगा। तो ये देखिए अमरूद तो बेलनाकार में हो जाएंगे, जो अमरूद रहता है, अमरूद रहेगा, ये सब गोलाई में आ जाएंगे। देखिए यही दिया है अभी, और जैसे बोतल हो गई, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना। तो देखिए घनाकृतियाँ, इस वर्ग में वे घनाकृतियाँ आती हैं वर्ग अथवा आकृति के द्विआयामित रूपों से बनती है, जैसे भवन, ठीक है, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन की चौकोर डिब्बिया अथवा चौकोर डिब्बा आदि। इसमें गोल डिब्बा नहीं आएगा, देख लीजिए चौकोर डिब्बा कह रहा है, गोल डिब्बा गोलाकार में, बेलनाकार में आ जाएगा। तो देखिए आप यहीं कंफ्यूज होंगे बच्चों, डिब्बा तो गोलाकार, तो इसमें क्या कहा, चौकोर डिब्बा। देखिए घन, ज्यामिति में घन एक त्रिआयामी वस्तु है, ठीक है, जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक का एक वर्ग होता है, और 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षष्ठ फलकी 6, इसी को षष्ठ फलकी जो है, षष्ठ माने 6, ठीक है, 6। तो देखिए षडांक को हमने बताया था कि याद रखिएगा 6, तो षष्ठ फलकी भी है। छठा प्रश्न देखिए, सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं कि 1 होते हैं कि अनेक होते हैं, किनमें। तो देखिए रूप के 2 प्रकार होते हैं। तो आप किसकी व्याख्या देखते हैं, ये वाला आंसर। तो यहाँ पे देखिए रूप 2 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने आकृति के 2 भेद बनाए हैं, ठीक, आकृति के कितने भेद बताए, 2, सापेक्ष और निरपेक्ष। अब देखिए इनके अनुसार है, किसके अनुसार आप देख रहे हैं, प्लेटो के अनुसार। देखिए फिर यहाँ पे आ गए, तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। प्लेटो ने सापेक्ष और ये बताया, तो कला की, यहाँ कला की समस्याओं के आधार पर रूप आकृति के 2 भाग यहाँ कला के अनुसार पर क्या हो जाएंगे, सक्रिय और सहायक। प्लेटो के अनुसार सापेक्ष और निरपेक्ष हो जाएंगे, इनके अनुसार सक्रिय और सहायक हो जाएंगे कला की समस्याओं के आधार पर। देखिए कई भागों में इसको बांटा गया है। देखिए सक्रिय रूप से वह चित्रफल जिस पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और सहायक रूप से वो जो चारों ओर से सक्रिय बल है एवं प्रभाव प्रदान है। देखिए आवयी भार संतुलन की दृष्टि से रूपों को भेदों में कितने 2, ये देखिए आवयी भार संतुलन की दृष्टि से रूपों को 2 भागों में बांटा हो गया, कई तरीके से बांटा गया, सममात्रिक और सममात्रिक। देखिए इसमें अलग से है। तो देखिए किसी 2 भाग करने पर यदि दोनों भाग एक समान हो, रूप सममात्रिक होता है। जैसे कोई चीज़ ऐसे हो कि दोनों लोग, जैसे कोई ये चीज़ है, तो ठीक है, एक आप गिलास ही बना लीजिए इसको, तो इसको 2 भाग करेंगे तो समान होगी, तो क्या हो जाएगी, कोई चौकोर चीज़ हो या कोई आयत हो, तो कोई चीज़ दोनों बराबर हो गई तो सममात्रिक। सममात्रिक ऊर्ध्व भी हो सकता और क्षैतिज भी, ठीक है। देखिए अभिकथन है 7वां, कला की प्रकृति जटिल है, ठीक है, और क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, तथा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तथा हर व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता होती है। तो देखिए हम सी वाला आंसर इसका सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं बच्चों। इसलिए हमको हंसी आ रही है कि हम एक बार उसको देखे नहीं और उसको हम कह रहे हैं सही है, लेकिन उत्तर भी सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसमें नहीं लिखा है, इसीलिए हमको थोड़ा सा उसी बात पे लग रहा है। उसको हम सही बता भी रहे हैं और कह रहे हैं उत्तर सही नहीं है, इस चीज़ों को हमको थोड़ा सा वो लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे बच्चों दोनों सही हैं, आपके ए और आर दोनों सही हैं। देखिए कभी ऐसा होता है कि आदमी से सामने से कोई चीज़ दूसरी चीज़ें पढ़ देता है, तो चीज़ें आप लोग टीचर आप लोग भी हैं, तो चीज़ें आप लोग अपने तरीके से बच्चों थोड़ा देख लीजिएगा। कला की प्रकृति जटिल है क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। अभिकथन कारण और अभिकथन जो है और कारण दोनों सही है। थोड़ा हम ज़्यादा व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ने लायक रहेगा वही पढ़ेंगे केवल। ज़्यादा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ये सब किसके अंग है? रेखा, रूप, रंग, पोत कला के तत्व हैं। षडांग हैं कला के सिद्धांत। तो देखिए कला के तत्व, षडांग तो आपके आगे हमने बताया है था, तो इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या नहीं है, तो आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? रेखा और रूप है, पोत और अंतराल है, वर्ण एवं तान है। उपरोक्त में से सभी हैं। इसकी उत्तर देखिए, ये सारे हैं। ठीक है बच्चों, डी वाला रेखा और रूप, पोत और अंतराल, तान और वर्ण दोनों, तीनों और ये सारे आपके सभी सही हैं।
किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या? अनुकृत पोत है कि प्राप्त पोत है कि पोत है कि सृजित पोत है? किसी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? तो देखिए पोत, ठीक है। ये सृजित पोत तो पोत के जैसे पोत के गुण हैं, ठीक है। कितने प्रकार के गुण होते हैं ये उसके हैं। देखिए धरातल जो है पोत से संबंधित है, धरातल का गुण क्या है? पोत। तो ये सब तो यहाँ हम पोत का व्याख्या देखेंगे क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। किसी भी वस्तु धरातल के गुण को पोत कहते हैं। कलाकार का वह गुण जिसमें अपनी कलाओं के दृश्य माध्यम से उतार लेता है, ठीक है। वयन का अनुभव दृष्टि के माध्यम से न होने पर स्पंदनीय अनुभव होता है, स्पंदनीय अनुभव होता है। गीले तथा नीचे चिकने तल अधिक प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं। देखिए पोत पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पोत के लिए हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पोत की 3 प्रकार के होते हैं। प्राप्त पोत वस्तुओं तथा पदार्थों के धरातल के जो प्राकृतिक तथा निर्मित वयन होते हैं। देखिए प्राकृतिक वह इसी वर्ग में आते हैं प्राप्त पोत में। जैसे क्या हो गया? चित्र तल की वह वयनी चिकनी कुरकुरी चटाईदार तथा आदि होती हैं, जैसे चित्र बन दिखाई देते, यही प्राप्त पोत है। अनुकृति पोत क्या है बच्चों? देखिए मानव कृति तथा स्थिर जीवन में आदि जब आदर्श वस्तु के आधार पर चित्रण किया जाता है तो प्रस्तुत वस्तुओं के धरातल को अनुकृत पोत की कहा जाता है। इसको मानव कृति के जीवन स्तर। तो देखिए सृजित पोत में क्या आता है? विविध प्रकार की रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार देखिए ये अपने द्वारा सृजन करता है, ठीक है। नवीन धरातली प्रभाव की दृष्टि कर सकता है। और देखिए धरातल वो प्राकृतिक था, जो प्राप्त पोत था वो प्राकृतिक था। और देखिए प्रतिले देखिए नवीन धरातली प्रभाव की सृष्टि कर सकता है। पतले रंगों और गाढ़े रंगों के धरातली प्रभाव से विभिन्नता होती है। यह सभी प्रयोग सृजित पोत के अंतर्गत आते हैं। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? कर्ण पद्धति में देखिए चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है। देखिए आकार में भिन्नता, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। तो देखिए स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत ही तो विभक्त किया गया है आकृति को। अब देखिए इसका देखेंगे व्याख्या थोड़ा सा। देखिए इसके जनक यूक्लिड यूनान के वासी थे स्वर्णिम विभाजन के। तो यह नियम कैसे है? देखिए नियम यही 3:5, 8 फिर 13, यही इसका अनुपात है। यह अनुपात पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर याद रखेगा। अर्थात यदि आकृति की चौड़ाई 3 भाग हो तो लंबाई 5। ये देखिए ये भी चीज़ें आप लोग देखिए चौड़ाई क्या है? यदि आकृति की चौड़ाई 3 भाग हो तो लंबाई कितनी? 5 भाग। ये चौड़ाई होगी, लंबाई 5 होगी, चौड़ाई 3 होगी, ठीक है। ये लंबाई है, चौड़ाई 3 होगी। जब जैसे ऐसे है देखिए कोई चीज़ें हम जैसे 5 हो गया तो ये क्या होगा बच्चों? 3 होगा। तो यही तो भाग पूरे चित्र के फ्रेम, ये फ्रेम का बता रहा है। तो जैसे लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं रहेगी, कहने का मतलब चौड़ाई कम रहेगी लंबाई ज़्यादा रहेगी। पूरे चित्र के फ्रेम की लंबाई 8 भाग होनी चाहिए। तो देखिए पूरे चित्र के फ्रेम की लंबाई कितनी होनी? देखिए 8 बता दिया। किंतु यदि नियम सर्वत्र व्यवहारिक नहीं है तो कहीं पर एक आकृति पर लागू होता है और कहीं आकृति समूह पर है। तो कहीं एक आकृति पर, कहीं पूरे समूह पर। देखिए इस प्रकार यह देखिए अब यहाँ व्याख्या आप जब देख लिए तो इसका अनुपात से समझ में आ गया कि नहीं? कि जैसे ये चौड़ाई 3 बताया, चौड़ाई 3 बताया तो लंबाई इतना, पूरे का फ्रेम का जो है 8 बता दिया, ठीक है। इसका बाकी लंबाई 5 और पूरे फ्रेम की लंबाई जो बता रहा है कि यहाँ से वहाँ तक पूरी लंबाई बता रहा है ना उसमें। तो यहाँ पे देखिए किस नियम गणित पर आधारित न होकर तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जो नियम वो मेन चीज़ जो आपने देखा वही ज़्यादा ज़रूरी था। तो रूप जो शक्ति स्थायित्व तथा एकता दर्शाता, आयताकार होता है, अंडाकार होता है, त्रिभुजाकार के वृत्ताकार होता है। जो क्या शक्ति स्थायित्व तथा एकता दिखाता है वो किस प्रकार का रूप होता है? देखिए आयताकार, ठीक है। ये आयताकार, तो देखिए आयत रहेगा जब तो कोई चीज़ एक बराबर रहेगा कि नहीं? तो देखिए ये देखिए चारों तरफ से बना हुआ खुला तो है नहीं, तो क्या होगा? इसमें एक स्थिर चीज़ हो गई।
तो क्या यहाँ कोई चीज़ खुलापन नहीं है तो एक शक्ति हो गया, और क्या चारों तरफ से बंधा हुआ है आया तो क्या होगा, एकता को दर्शाएगा ना। अब देखिए चारों तरफ से आदमी अगर आपको घेरे हुए है तो एक एकता होगी कि नहीं, और क्या होगा, आप स्थायी तो भी हो जाएंगे और एक शक्ति भी क्या आप कहते हो। तो आयताकार जो है आपको रूप जो है शक्ति, स्थायी तो तथा एकता दर्शाता है। देखिए जहाँ हम देखेंगे वहीं आपकी व्याख्या पूरा करेंगे, बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पे हाँ जरूर देखेंगे। ऐसे रूपाकार जिनमें रेखाएं समकोणी हो, ये रूप क्या है, ये रूप स्थिर, दृढ़ता, एकदम समकोणी हो, एकता आदि भाव देगा, आयताकार रूप कहलाती हैं। ये सारे इसके थे जो आपने ऊपर देखा हुआ है। देखिए ऊपर की ओर शीर्ष वाले त्रिभुजाकृतियों में ऊर्ध्वमुखी गति ऊर्जा का प्रतीक होता है या पौरुष का भी प्रतीक होता है। जैसे जैसे कहते हैं ऊपर, ऊपर की ओर जा रहा हो कोई तो क्या वो एक ऊर्जा देता है ना। जब कोई जैसे कोई भी व्यक्ति ऊपर विकास कर रहा है, जैसे नौकरी में या किसी चीज़ में जो ऊपर विकास कर रहा है, या कोई चीज़ ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, क्या वो एक गति दे रही है, ऊर्जा का संकेत दे रही है बच्चों। देखिए ये सारे ऊपर की ओर जो जा रहे हैं, और क्या ये पौरुष का भी एक जो है पौरुष का भी प्रतीक होते हैं। तो देखिए आप रेखा उखा में कोई चीज़ इस तरह रटने वाली चीज़ नहीं, समझ के चीज़ें याद रखिए। वृत्त में पूर्णता, आकर्षक, निरंतरता एवं गति होती है। तो देखिए एक वृत्त है, वृत्त आप बनाइए तो देखिए ऐसे ऐसे वृत्त क्या करेगा, ऐसे ऐसे गति की तरह रहेगा कि नहीं। जैसे कोई चीज़ अभी गोला की तरह घूमती है कि नहीं बच्चों, देखिए इसी तरह आप याद रखिए। देखिए ये आकर्षक पूरा गोला रहेगा तो एक आकर्षक, जैसे नहीं कहते एकदम गोलाई लिए है तो ये चीज़ आकर्षक। और निरंतर अगर इसको इसी गोलाई में घुमाते गए, जैसे घुमाते गए तो पूर्णता का भी पूरा भी है और आकर्षक भी दिखेगा और निरंतर गति भी रहेगा। तो ये क्या रहेगा, वृत्त। देखिए अंडाकृति तथा दीर्घवृत्त में लावण्य, सृजनात्मकता, प्रसार, प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अंडाकार की क्या अंडाकार पूछेगा, अंडाकार तो कृति जो है आपको क्या लावण्य, सृजनात्मकता एवं प्रसार ये भी उत्पन्न करेगा। कला में प्रवाह से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है, चित्र के किसी संयोजन में आँखों को अबाध गति से विचरण, आँखों को किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, आँखों का किसी भी संबंधित पथ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वाला आंसर इसका सही था, ये वाला सही है बच्चों। चित्र के किसी भी संयोजन में आँखों का आवाज गति से, कला के से प्रवाह से तात्पर्य है। इसमें प्रवाह विचरण कर रहा है ना, आवाज गति से, तो क्या होगा, प्रवाह ही होगा ना, इसीलिए हम उसको पीछे किए हैं। लय हेतु अंग्रेजी में रिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका ग्रीक भाषा में हुआ रिदम से। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या कह रहा है, इस प्रकार लय का अर्थ है समान, सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति। यहाँ देखिए घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं को एक दूसरे से संबंध होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे न्यून कोणीय होता है कि अधिक कोणीय होता है कि सम कोणीय होता है, उक्त सभी होता है। तो देखिए यहाँ पे समकोणीय होता है। क्या घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाएं, तो देखिए आप यहाँ गणित वाले सारे शब्द हैं, जैसे सम को जो सबकी नहीं रहता, समबाहु कोण या सारी चीज़ें रहती हैं, आपने पढ़ा होगा गणित में। तो क्या होता है वो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का, बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको सम, देखिए सभी एक दूसरे से संबंध रखते उसे क्या कहते हैं, समकोणीय। तो कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो रेखा गणित से संबंधित हैं, ये देख ही रहे हैं बच्चों। ये कोण, घनाकार, आकृतियाँ रेखा गणित से संबंधित है कि नहीं। तो घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का, यहाँ इसको कला में रखना ही नहीं चाहिए था, हम तो हमारे समझ से चीज़ें हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी बच्चों जो आपके यहाँ गणित से संबंधित हो जाती है।
तो जो कला का छात्र है वो थोड़ा इस चीज़ों में पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, ज़रूर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ों में थोड़ा कठिन लगता है हम लोग को। देखिए पूर्ण दृष्टि क्षेत्र, लेकिन इसमें क्या है, कला में आपको सारी चीज़ें ला दिया है। तो देख लीजिए कला में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको न लाया हो। इसमें विविध, तो कला का मतलब कि इसमें विविध भी हैं आपको, और सिनेमा से भी हैं, कुछ कलाकार भी हैं, करंट भी हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि केवल कला ही है। आम आदमी जो इसको समझता है कि कला है, तो ये कला नहीं है, पूरे विषय का सार है आपके। तो देखिए यहाँ देखिए घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं एक दूसरे से संबंध समकोणीय होता है। तो यहाँ पे फिर आगे इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसमें प्रश्न बनेगा ही नहीं। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए 15 मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है, स्थिरता लाता है, बेचैनी लाता है, विरोधाभास लाता है, रहस्य लाता है। तो देखिए मध्यम जो है आपके मध्यम कोई हवा चलेगी तो अगर तेज़ी से, देखिए इस चीज़ों से थोड़ा जनरली चीज़ों से आप लोग याद रखिए, जैसे आप आसपास की चीज़ों से बच्चों, तो देखिए जब बहुत तेज़ी से हवा चलेगी तो क्या होगा, तो बहुत तेज़ी से वहाँ वो होगा, और मध्यम कोई चीज़ रहेगा तो क्या होगा बच्चों, स्थिर रहेगा। देखिए यहाँ तान का दे दिया, रंग के हल्के और गहरे का योतक जो है, जो किसी वर्ण सफ़ेद काले रंग के मिश्रण से बनता, वर्ण के सफ़ेद रंग मिलाने से हल्की तान होती है। देखिए यहाँ सफ़ेद रंग जब मिलाएंगे तब हल्की तान होगी, जिसे आभा टिंट कहा जाता है, टिंट कहा। और काले रंग के प्रयोग से प्राप्त क्या होता है, छाया कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे तीन प्रकार के मुख्य भाग होते हैं। तो मुख्य भाग 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है तान को। देखिए छाया होगा, मध्यम होगा और प्रकाश होगा। देखिए डार्क, मीडियम, लाइट्स। तो देखिए ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 भागों में आप देख रहे हैं बांटा गया है तान को ना। तान को मुख्य 3 भागों में, कहाँ, छाया, मध्यम, प्रकाश। तो चित्र तल त्रियामी होता है, परंतु तान के प्रयोग में इससे त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तान प्रयोग में परिप्रेक्ष्य का प्रभाव दिखाने के लिए मध्यम मान का प्रयोग चित्र में स्थिरता लाने की, सारी की व्याख्या यहाँ पे दे दिया गया है बच्चों, लोग आप लोग देख लीजिए। देखिए प्रश्न यहाँ पे है, अधिकथन डिजाइन में संतुलन, बल, लय, अवंती और वैषम्य के सिद्धांत में अभिकल्प का निर्मित होता है। डिजाइन में कारण बता रहा है, डिजाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान के वे तत्व जो निर्धारित करते हैं डिजाइन का निर्माण इस प्रकार हुआ है। तो देखिए ए सही, आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो देखिए इसकी उत्तर देख लेते हैं, डी। ए और आर दोनों सही हैं, जो व्याख्या आपने देखा है ऊपर। तो देखिए ये सारे आपकी व्याख्या सारे सही हैं बच्चों। ललित कलाओं में एक समान तत्व को बताइए। तान गुण, त्रिआयामी, दृश्य, डिजाइन, लय। तो लय ही एक समान चलेगा, ठीक है। गाना भी गाएंगे तब को, जैसे ललित कला में संगीत उंगीत सारी चीज़ें हैं ना बच्चों, तो आप कोई गाना भी गाता है तो उसमें एक लय होता है। तो कोई चीज़ एक समान होती है तभी वो चीज़ें कर पाता है। तो क्या होगा, समान तत्व को बताते हैं तो लय। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 6 तत्व हैं। कला के मुख्य कितने तत्व हैं? देखिए ललित कलाओं के समान एक तत्व लय है। तो संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। देखिए इसको पूरी व्याख्या हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, और एक देखिए यहाँ कट रहा है, लय, प्रमाण। तो देखिए लय और प्रमाण, और देखिए सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं 30.5 सहसा से है ना, यहाँ कि नहीं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन और प्रभाविता, लय और प्रमाण। तो ये सारे 6 आपके कला के संयोजन के 6 सिद्धांत हो गए। अब तत्व में देखिए, अब देखिए संयोजन के सिद्धांत, यहाँ से कला के मुख्य तत्व क्या है, छाया है। तो रेखा, आकृति, रूप, वर्ण को ही रंग कहते हैं, तान, वयन को पुत्र, अंतराल। तो देखिए इसी में से एक शब्द अगर उठा के उसमें कर दिया, प्रभाविता में कर दिया या षडांग में कर दिया,
तो अगर इन चीज़ों को आप नहीं जानते रहेंगे तब वहीं आपके प्रश्न पूछ लिया इसमें से कौन से नहीं है, षडांग के अंग नहीं है, तत्व इसमें से कौन कला के तत्व हैं। तो वो चीज़ें आपको देखना है, हर चीज़ को समझना है कि कौन कहाँ है। तो आप अच्छे से उस चीज़ों को पढ़िए और याद करिए, तभी वहाँ से आपकी छोटी कन्फ्यूजनें दूर होंगी बच्चों। देखिए 18 प्रश्न देखिए, सभी ललित कलाओं एक समान, फिर वही प्रश्न रिपीट किया है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। पोत के गुण क्या है? पोत किसका गुण क्या है? धरातल है, रेखा है, आकार है, रंग है। तो देखिए पोत के गुण क्या हो जाएंगे आपके? धरातल ही तो हो जाएंगे। देखिए आम भाषा में देखिए, आम भाषा में देखिए बच्चों, आप देखिए क्या पोतना, ऐसे कोई चीज़ मिट्टी से घर पोता जाता है तो धरातल ही तो है। यही नॉर्मली भाषा में आप याद रखिए बच्चों। तब भी आप यही देखिए, पोत से क्या, धरातल पे ही तो सारे कार्य होते हैं। पोछा लगाए तब भी, मिट्टी से घर लिपे तब भी, तो यही पोत, यही धरातल। इस तरह भी याद कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसको रटें। और उसी को स्पर्श, पोत को ही स्पर्श करेंगे तभी तो वो ज्ञान होगा, उसी की चीज़ों को स्पर्श करेंगे ना बच्चों, इस तरह रहेगा। देखिए वही सारी चीज़ें पीछे वाली व्याख्या लाया है। तो 20 देखिए, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में? तो 2 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में, 3। पोत का आपने कितना देखा था? 3 ही भाग देखे थे ना। तो 3 भागों में यही दिया है, प्राकृतिक, सृजित और अनुकृत। 3 भाग यहाँ देख लिए बच्चों। यहाँ पे सम्मित उदाहरण क्या है? केतली है कि शंख है कि विषम कोण है कि गिलास है। तो इस सम्मित में गिलास आ जाएगा। देखिए एक गिलास, ठीक है, एक गिलास हम गिलास नहीं बन रहा है, तो कुछ और बन जा रहा। तो एक गिलास हम, ये तो कोण बना रहे हैं हम भी। तो देखिए एक गिलास हम बच्चों बना रहे हैं। तो एक गिलास है आपका, ठीक है, एक गिलास ये है, समझ लीजिए ऐसे गिलास बनता है। तो इसको 20 से काटेंगे, ठीक है। इसको जब ग्लास बन ही नहीं रहा है, अभी हम ग्लास बना दें, ठीक है। एक गिलास हम बना दे रहे हैं, थोड़ा ऐसे बड़ा हो गया है, तो ग्लास बन गया ये बच्चों। तो देखिए यहाँ से जब इसको काटेंगे तो क्या इधर का हिस्सा बराबर हुआ कि नहीं? तो यही सम्मित में हो जाएगा। तो यहाँ केतली जो है और शंख जो है, अब यहीं हम केतली जब बना दिए यहाँ, ठीक है, यहाँ केतली बना दिए बच्चों। तब एक केतली जब बन गया तो यहाँ से जब काटेंगे इसको तो केतली ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें हम आपको कह रहे थे कि कोई चित्रों के माध्यम से भी बता देंगे। तो ये केतली आपकी बन गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ केतली बन गई, ठीक है। तो यहाँ से कटा तो इधर का भाग न बराबर है ना, इधर गिलास को जब हम काटे तो ये चीज़ें दोनों बराबर हुई कि नहीं? तो ये सम्मित में हो गया, ये क्या हो गया? असम्मित में। तो देखिए यहाँ का चीज़ न बराबर हुआ न यहाँ का चीज़, ये दोनों बराबर में हो गया। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे क्यों इस सम्मित में है। कहाँ आ गए? कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा सा टच नहीं किए हैं कि सारी चीज़ें ऊपर चली गई। देखिए विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? स्थिरता है कि ईर्ष्या है कि अस्थिरता है कि प्रफुल्लता है? तो देखिए विलोम शब्द आपके क्या? अस्थिर है, ठीक है। इसमें विलोम में त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? अस्थिर है। अंतरा 23 प्रश्न देखिए बच्चों, ये चीज़ें हमने बहुत बार आपको बताई, लेकिन एक बार फिर बताएंगे आपको। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, सम्रांगण शुद्ध, कला विलास में कि कामसूत्र में? तो आपकी क्षेमेंद्र की है, ठीक है। इसमें 300 से अधिक कलाओं का वर्णन इन्होंने किया है कला विलास में। तो देखिए यहाँ पे आपके आ गए इस सम्रांगण सूत्रधार की बच्चों। तो देखिए किसकी है? भोज की है, ठीक है। तो क्या आप इसके साथ सम्रांगण सूत्रधार, तो देखिए क्या एक जब आप शादी विवाह में क्या होता है? भूमि, इसके साथ क्या? इसका सूत्र का बंधन, इससे गठबंधन हो रहा है, सूत्र इसका बंध रहा है। तो क्या जब गठबंधन होगा तो भोज होगा कि नहीं? शादी ब्याह उसके साथ होगा, जैसे ऐसे नहीं रहता, भूमि बंधन इसके साथ होगा। जब सम्रांगण सूत्र में बंधेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो भोज तो राजा भोज हो जाएंगे। तो यही तीनों को हम बता देते हैं। आगे कोई चीज़, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कह दिया गया? अंतराल को स्थान। तो भूमि, देखिए एक हमारे जो विष्णु भगवान का एक स्थान निश्चित होता है कि नहीं?
उनका एक स्थान निश्चित होता है कि यहीं हमारे भगवान की मूर्ति लगी है हुई है, तो एक स्थान निश्चित हो गया, तब क्या हो गया, तब स्थान हो गया। तो इसके जो है जब इनका हमने बताया था जब इनके चक्र चलेंगे तो इनके जो है मार्कंडे मुनि हो जाएंगे इसके रचनाकार। तो यहाँ पे आगे इसके लेखक हैं। तो देखिए फिर आपके आ गए यहाँ पे स्थान निरूपण। थोड़ा हम इसको पेन को बच्चों छोटा करेंगे। यहाँ हो गया स्थान निरूपण। तो स्थान निरूपण किस में कहा गया, तो देखिए इसके अभिलाष चिंतामणि में, तो इसको क्या कह दिया गया, अभिलाषता चिंतामणि में। जो अभिलाष चिंतामणि किसका है, कुछ ज़्यादा पतला हो गया, थोड़ा आज क्लास हमारी लंबी होगी बच्चों। देखिए स्थान निरूपण, स्थान निरूपण इसमें कह दिया गया, इसमें अभिलाष चिंतामणि में। अभिलाष ये किसकी है, सोमेश्वर की है। तो क्या करेगा, ये सोचेगा स्थान के लिए, क्या इसकी अभिलाष चिंतामणि में कहा गया, एक अभिलाषा होगी कि इसके पास कोई रहने के लिए स्थान हो, तो क्या करेगा, तो उसके लिए सोचेगा, तो सोमेश्वर हो जाएंगे। और स्थान निरूपण अभिलाष चिंतामणि, और जिसको चिंता होगी तो इस तरह हमने बताया था। बाकी देखिए सोमेश्वर की 3 पुस्तकें आप रासमाला याद रखिए, रासमाला याद रखिए, मानसोल्लास याद रखिए, मानसोल्लास याद रखिए। ये सारे सोमेश्वर, अभिलाष चिंतामणि, ये सारे सोमेश्वर की पुस्तकें हैं। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखी हैं। देखिए अब देखिए सोमेश्वर भूपति 12वीं शताब्दी में मानसोल्लास का प्रमुख है, यही इनका बताया है। और सम्रांगण सूत्रधार आपके यहाँ पे हमने देखिए बताया था, यहाँ पे इसका पूरा दिया होगा 1005 से 1054 ईस्वी तक। तो 11वीं मान के चलिए, 11वीं अगर पूछा, इस तरह नहीं पूछा जाएगा तो 11वीं बताया जाएगा आपको। और सोमेश्वर की जो है 12वीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, दृश्य कला में निम्न कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है, चित्रकला का, नृत्य का, मूर्ति कला की। देखिए हम थोड़ा सा चीज़ों को समझा कर अगर आपको बताएंगे तो थोड़ा बच्चों समय लगेगा। तो 80 प्रश्न लिए हैं, सोच रहे हैं जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें समझा के आपको पढ़ाते चल रहे हैं, जिसकी वजह से समझाने में हमारा समय ज़्यादा ले रहा। नहीं तो प्रश्नों को तो हम आधा घंटा अभी ख़त्म कर देते इसको। देखिए इसका बी वाला आंसर सही है बच्चों। तो देखिए क्यों इसका सही है, तो देखिए ये सारी दृश्य कलाओं के अंतर्गत आती हैं, तो वही चीज़ें पूछ रहा है। तो देखिए ए चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तीनों सही हैं, बाकी नृत्य नहीं है। देखिए ये दिया है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, व्यवहारिक कला आदि है। ये देखिए मंदसोदर की उपमा मनुष्य किस अंग से दी गई है, ठीक है, मस्तोदर। तो देखिए नेत्रों के लिए, अंगुलियों के लिए, कि उदर के लिए, कि कमर के लिए। जब यही मस्तोदर आप देखेंगे तो इसका मतलब उदर, पेट भी हो, समझ लेंगे, उदर का मतलब पेट होता है बच्चों। तो देखिए लेकिन मत से देखिए, आगे की चीज़ें देखिएगा, इधर की चीज़ें मत देखिए। मत से जब आएगा तब नेत्रों के लिए हो जाएगा। जैसे नहीं मछली की तरह आंखें हैं, ऐसे नहीं रहता है। तो देखिए मत्स्य पुराण में क्या मछली की तरह रहता ना, वो जब वो वहाँ पे विष्णु भगवान जो हम लिए थे मछली की तरह, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, नेत्र से उसको करिएगा। ये देख लिए यही दिया है, स्त्रियों की मीनाकृति आंखें भरी हुई जो है, यही सब सारी की व्याख्या दिया हुआ है। चित्रकला है, चित्रकला क्या, दृश्य कला, छवि कला, प्रतिकला। देखिए चित्रकला आपके दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो बहुत ही इजी प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्लेटो ने कितने भेद बताए हैं, आकृति के प्लेटो ने कितने भेद बताए हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 3, ठीक है। आगे आपने देखा था सापेक्ष और निरपेक्ष, तो इसकी व्याख्या देखते हैं तब कोई चीज़ समझ में आएगा बच्चों। देखिए प्लेटो के अनुकूल वह प्रज्ञा जो वस्तुओं के लिए यथार्थ रूप में अपितु आदर्श रूप में है। तो 3 देखिए उनके अनुसार वस्तु के, प्रश्न क्या था, वस्तु के
रूप होते हैं। क्या 3 रूपे होते हैं उसके? आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। ये प्लेटो ने अनुकरण के 2 पक्ष माने हैं। तो पहला वह तत्व है जिसमें अनुकरण किया जाए, दूसरा वह अनुकरण स्वरूप है। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तित भी होते हैं और सरलीकृत भी होते हैं। तो अमूर्त अंकन, त्रिआयामी अंकन, अनुअंकन। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? अनुअंकन कहा जाता है। आकार परिवर्तित अनुअंकन। देखिए यहाँ आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति सचेत रहते हैं। किसके प्रति? रेखा के प्रति की, अनुपात के की, तान के प्रति की, पोत के। तो देखिए पोत के प्रति सचेत रहते हैं। क्यों रहते हैं? अब देखिए यहाँ पे देखिए चित्रकार कागज, कैनवास, विभिन्न आकृतियाँ चित्रित करता है। चित्र में वह कांच का चिकनापन और वृक्ष के तने की खुरदुरापन दिखाने का प्रयास करता है। इसमें कभी भी उसने कैनवास का बुनावट तथा वजन सहायक होता है। जैसे ध्यान इसलिए रखेगा कि जब वही धरातल ही नहीं सही रहेगा, मेन चीज़ यही समझ लीजिए। तो वो जब बनावट अच्छी कैसे उस चीज़ की, जिस चीज़ों की, मेन चीज़ यही रहेगा, इसका पूरा सार यही है। तब वो जब धरातल यहाँ आपका सही नहीं रहेगा तब कोई भी चीज़ वहाँ पे बनाएंगे तो चीज़ वहाँ पे नहीं होंगी। तो ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप यही चीज़ें सब इसीलिए उस चीज़ का ध्यान रखता है। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। क्या कहलाता है? रंग को एक चित्रभूमि पर लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाए तो क्या कहा जाता है? प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो देखिए अनुअंकन की जो है संतुलन की संतति की विरोधाभास। तो देखिए प्रश्न को आप प्रश्न ही पढ़िए तब देखिए वहाँ पे क्या था? परिवर्तित था तो क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? अनुक्रम। ठीक है। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार, ठीक है, क्रम के अनुसार लगाएंगे तो क्या एक अनुक्रम होगा कि नहीं? एक अनुक्रम से लगाएंगे ना कोई चीज़, ऐसे तो लगा नहीं देंगे। तो अनुक्रम क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। उसमें एक जैसे एक लय ही तो देखिए एक प्रवाह उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ें से देखिए एक अनुक्रम होगा, ऐसे ही नहीं कोई चीज़ हो जाता है। देखिए सामंजस्य, देखिए लय हो जाएगा। ये तो प्रश्न रिपीट हुआ तो इसको हम बार बार नहीं करें। 32 प्रश्न देखिए, आकृतियों द्वारा चित्र में क्या प्रभाव? आकृतियों का आवृत्ति द्वारा यहाँ आकृतियों की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्रवाह की, बेचैनी की, विरोधाभास की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्पन्न होगा? आकृति को आवृत्ति द्वारा क्या प्रवाह उत्पन्न होगा बच्चों? अंडाकार, देखिए यहाँ पे अंडाकार आवृत्ति कैसा होता है? शाश्वत होता है, स्थायित्व होता है कि लिपिकता होता है कि लावण्यता होता है? तो अंडाकार। देखिए अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन भी हो जाए तब भी इसके शब्द से आप लोग याद कर सकते हैं। तो अंडाकार देखिए और लावण्य देखिए, देख लीजिए आप अब लिख रहे हैं यहीं पे, यही पास ही में लिख रहे हैं, वहाँ से नहीं। तो क्या ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं कि नहीं? तो अगर आपको भूल भी जाता है एक लीजिए तब भी आप अंडाकार को लावण्यता से याद रखिएगा, लावण्यता से। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। जो चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग होता है, किसमें होता है? माधुर्य में कि शांति में कि रहस्य में कि ओज में? तो इसमें ओज में होता है विरोधाभास। निम्न में से रंग, जल रंग, तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी के उदाहरण है? अब आगे आपने व्याख्या देख ली है बच्चों। देखिए प्राप्त पोत की, सृजित पोत की, अनुकृत पोत की, प्राकृतिक पोत। तो देखिए यहाँ पे जब वो जैसे इसको तैयार किया जाता है सारी चीज़ को लगाकर, और प्राकृतिक में क्या होता है? प्रकृति द्वारा। तो देखिए मिलाने पर क्या हो जाए? इसका सृजन करेंगे, तैल सा मिलाने पर जो पोत की श्रेणी के उदाहरण क्या होते हैं? सृजित पोत में आते हैं। यहाँ से देख लीजिए ये चीज़ें दिया है। कलाकार यंत्रों के माध्यम से विभिन्न साधनों द्वारा अनेक प्रकार से पोतों का निर्माण करता है। और देखिए प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए गए, यहाँ के इसके अनुकरण करके इसका अनुकृत पोत होता है। ये तो प्राकृतिक विद्यमान रहता है जैसे पेड़ की सतह पे। देखिए ये तो हमने बता दिया है। अभिलाष चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है? स्थान निरूपण, रिक्त स्थान की, भूमि बंधन की, स्थान
तो क्या कहा जाता है स्थान निरूपण? सैंतीस देखिए, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक है? तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, कि तान और पोत उत्पन्न करने में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका सी वाला आंसर देखिए, देखिए यहाँ ड्राई ब्रश स्ट्रोक क्या है? तान और पोत उत्पन्न दोनों करने में ये सहायक होता है ड्राई ब्रश स्ट्रोक। 38 देखिए बच्चों, देखिए यही चीज़ बार बार है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लावड़ क्या बता रहा है, जो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। पोत क्या है? पोत क्या है बच्चों? धरातल का गुण, धरातल की लंबाई, धरातल की लंबाई क्या है? धरातल का गुण पोत है। देखिए प्राप्त पोत, अनुकृति पोत और सृजित पोत। कौन सा रूप आकार, सौंदर्य, लावण्य? तो देखिए सृजनात्मकता दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, देखिए सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता, तीनों चीज़ जो है, जो आपने देखा था आगे कि नहीं, एक जो है एकदम जैसे, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार ये दिखाएगा। देखिए यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। आयताकार रूप जिसमें रेखाएं समकोणी होती हैं, जो आगे आपको हमने बताया था। वर्गाकार आकृति स्थिर और दृढ़ता परिचायक आयत में वर्ग के गुणों के साथ सक्रिय विशेष उत्पन्न करती हैं। देखिए पैटर्न क्या है? अलंकारिक आलेखन की देव आकृति की पार्श्विक आकृति मानो। तो देखिए पैटर्न का मतलब अलंकारिक आलेखन। रंग के हल्केपन और गहरेपन का योजक क्या है बच्चों? देखिए विलोम पद्धति, क्रम स्थापना, विभाजन की आपके तान। तो रंग के हल्केपन और गहरेपन को बहुत पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको इसी छोटी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तान के भेद कितने हैं? हल्की, मध्यम और गहरी, 3। लंबाई चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? त्रिआयामी, द्विआयामी, कि इनमें से कोई नहीं, घन। तो देखिए इसको द्विआयामी कहते हैं। जब इसमें मोटाई भी आ जाएगा, जैसे मूर्तिकला, तब क्या हो जाएगी आपकी? त्रिआयामी, नहीं तो द्विआयामी होगी। केवल लंबाई और चौड़ाई पूछा है। वही चीज़ें जो हमने पीछे बताई हैं। स्वर्णिम विभाजन का किसने? तो यूक्लिड ने। बच्चों देखिए जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, प्रश्न ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें बार बार नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, लिखिए। देखिए यूक्लिड का जन्म ईसा के लगभग कितना? 300 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ भी इनके यूनानी, देखिए ये इसी दृष्टि में यूनानी चित्रकारों 2, 3, 5, 8 ये भी अनुपात आप लोग याद रखिएगा। ये स्वर्ण अनुपात कहते हैं, इन्हें स्वर्ण अनुपात कहते हैं। देखिए नहीं कि यहीं से शुरू रहे तभी आप जाने। 2 से हमने बताया था जब आपको वहाँ वेस्टर्न में पढ़ाया था कि बच्चों 3 पहले मत करिएगा, ठीक है। अगर इस तरह रहे तो जैसे 3 के बाद 2 मत करिएगा। जैसे इस तरह हमने बताया था, जब भी रहेगा गिनती की तरह चलेगा। आप समझ रहे हैं। देखिए 3, 5, फिर 8, फिर ऐसे चल रहा कि नहीं। इसमें अगर 3 के बाद 2 हो जाएगा कोई चीज़, अगर इस तरह दिया भी रहेगा परीक्षा में, तो वो आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे प्रश्न। इसीलिए हमने कहा था गिनती की तरह सीक्वेंस से चलेगा कोई चीज़ें। कला के मूल तत्व कितने हैं? देखिए उत्तर में इसका उत्तर गलत है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर ही 7 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना कला के मूल तत्व। यहाँ दिया भी है 6, देख लीजिए आप, यहाँ पे 6 दिया भी है व्याख्या में, लेकिन उत्तर 7 लगाया है। देख लीजिए नोट यहाँ पे। तो विकल्प ये सही है, लेकिन उत्तराखंड आयोग ने 7 माना था, जो कि गलत है। इसकी व्याख्या भी दे दिया है यहाँ पे। देखिए 46 प्रश्न देखिए बच्चों। ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एक्सट्रैक्शन और अभिव्यंजना की समुचित संयोजन आवश्यक है। कारण क्या है? कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। एक्सट्रैक्शन का संबंध मुख्य रूप से रचना तथा अभिव्यंजना के भाव से संबंधित होता है। तो देखिए 2, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं बच्चों। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 5, 3, 8। तो देखिए 3 ही तल। और ठोस घन के कितने तल होते हैं?
दिखाई नहीं देगा अगर तब कितने पूरे क्षय हो जाएंगे, और दिखाई कितने देंगे तो यहाँ पे दिया है वह व्याख्या, आप देख लीजिए। तब देखिए एक घन की कुल छः होते हैं भाग, दर्शक को दिखाई कितने देते हैं तो 3 ही दिखाई देते हैं, बाकी ठोस घन के कितने होते हैं 6 होते हैं बच्चों। देखिए गणित का ही क्वेश्चन है जो आपके कभी कभी उसमें किसी वस्तु के धरातल का गुण है, क्या अनुकृति पोत है कि प्राप्त पोत है कि पोत है कि, ये भी प्रश्न रिपीट होता है। हुआ है पोत है, गुण क्या है पोत है। देखिए 49 प्रश्न देखिए, रूप जो शक्ति देता है स्थायित्व तथा एकता, ठीक है, वह कौन सा है जो शक्ति भी देता है स्थायित्व और एकता। तो देखिए आयताकार है कि ये भी प्रश्न रिपीट ही हुआ है, आगे हमने इसको बता दिया है, तो आयत होगा बच्चों। जो शक्ति स्थायित्व तो हमने बताया था, इसको आयत बना के देखिए, यहाँ दिया भी आयत बना के दिया भी है। तो देखिए ये शक्ति स्थायित्व एकता का भाव करती है, जो वर्ग के गुणों को सक्रिय और प्रभाव। देखिए त्रिभुज क्या करेगा, चारों का दिया हुआ है, ये शाश्वत, ये जो है त्रिभुज ये शाश्वतता, सुरक्षा तथा विकास को प्रदर्शित करेगा, गति, ऊर्जा और पौरुष का। तो देखिए जो ऊपर जा रहा है ये क्या कर रहा है, गति ही बता रहा है, जिससे कोई चीज़ ऊपर बढ़ेगा, कोई इंसान ऊपर जाएगा, इस तरह से याद रखिए। तो उसका पौरुष का प्रतीक होगा कि नहीं, कि बहुत आगे बढ़ रहा हो व्यक्ति। इस चीज़ों से आप लोग जरूर याद कर रखिएगा। जो अंडाकार का देखिए, ये आकृतियाँ लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता का भाव देती है। लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों से गोचर होता है। तो देखिए ये भी, तो वृत्ताकार में क्या होगा, एक वृत्त क्या करेगा, इसमें भी पूर्णता, आकर्षक, गति, विशालता, समानता भाव एक समान हो रही है ना, और इसमें पूर्णता क्या, आकर्षक, निरंतरता और गति। निरंतर ऐसे घूमेगा कोई गोला की तरह, तो क्या करेगा बच्चों, निरंतर गति की करेगा ना। तो सारी चीज़ें 50 देखिए, केवल श्वेत और श्याम वर्ग को क्या कहते हैं, वर्ण शून्यता, वर्णी, एक वर्णी समीपस्थ। तो देखिए यहाँ पे वर्ण शून्यता हो जाएगा। किसी दो प्रधान रंगतों को मिलाने पर जो रंग प्रदान होता है वह कहलाता है क्या, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, द्विआयामी वर्ण कहलाता है। कौन सा, द्विआयामी। देखिए यहाँ अभी रंग पढ़ाएंगे तब उसकी व्याख्या आप खुद ही समझ में, यहाँ ज़्यादा रंग का नहीं देखेंगे। देखिए 52, देखिए एक समय में घन की कितनी सतह दिखाई देती है, एक समय में तो देखिए 3 दिखाई देंगी, 6 की जो है 4 की, 2 की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए एक समय में क्या 3 ही दिखाई देंगी। देखिए प्रश्न ज़्यादा है, इसीलिए प्रश्न जो सरल है उसको हम ऐसे बताते जाएंगे। देखिए इनमें से कौन एक घन नहीं है, तो बक्सा, ईंट और पुस्तक आप घन क्या, ये देखिए घन में अंतर्गत अमरूद नहीं आएगा। देखिए वह साधन जो मूल सतत और तान टोन के रूप में बिंदु आकारों से तोड़ता है क्या, चौथाई टान टोन है कि क्रिस्ट का सहित स्टिक स्किन है कि मेजोटिक है कि हाफ टोन है। ये देखिए वह साधन जो मूल सतत तथा तान टोन को बिंदु के आकारों से तोड़ता है क्या, हाफ टोन। क्या कहलाएगा बच्चों, हाफ टोन कहलाएगा। ललित कलाओं में कौन सा तत्व, तो यही लय। इसको देखेंगे नहीं, दोबारा आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी कथन कल्पना 56 प्रश्न, सृजनात्मक का अनिवार्य तत्व है। कल्पनशीलता मस्तिष्क की ऐसी विचार विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। तो देखिए कल्पना जो है कला को सृजन भी देगी, और देखिए ये भी भाव आपको सही ही दिख रहे हैं। तो देखिए ये और आर दोनों सही ही हैं, तो देखने से ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रश्न सही होगा। जैसे वहाँ हमने कहा कि उत्तर गलत है, लेकिन वहाँ प्रश्न देखिए, देखने असंबंध शब्द बताइए, रेखा, अनुपात, वर्ण। तो देखिए मूर्ति अलग है बच्चों, और देखिए सभी ये जो हैं आपके तत्व में आ जाएंगे आपके कला के, रेखा, रूप, वर्ण, अनुपात। स्थिर मुख, देखिए स्थिर मुख आकृति होती है किसके, तो वृत्ताकार, पान की आकृति के समान, अंडाकार की, ओम के आकार। तो देखिए ये आपके स्थिर मुख, आपके क्या हमने बताया था, लावण्यता, स्थिरता। तो यही
यही अंडाकार। किसी भी बोतल या रेखांकन करने के लिए इसमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है? किसका बच्चों? बोतल का रेखांकन करने पे। तो त्रिभुज का होगा कि बेलन का होगा, वृत्त का होगा, क्या होगा और वर्ग का होगा। तो क्या, अब देखिए ये बोतल को क्या कहलाएगा? बेलन ही तो कह, जैसे बेलन भी आपके बोतल की तरह ही रहता है, नहीं बेलन ऐसे रहता है। तो बेलन का आकार कैसा रहेगा? ये भी एकदम गोला गोला रहता है ना ऐसे। तो क्या रहता है? बेलन इसी तरह आकार पर रहेगा बच्चों। देखिए यहाँ दिया हुआ ईंट, माचिस की डिब्बिया आदि, ये जो है आपके आयत में। और देखिए ये सब आयत में होगा, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। डिब्बा, डिब्बा भी आपके आ जाएगा तब भी वो। और क्या था? बेलन, जो ये हो गया ना बच्चों। 60 देखिए, किसी एक घन के सामने अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर और ठीक उसके सामने बीचों बीच को आपके दृष्टि से नीचे। तो यही प्रश्न लंबा कर दिया है, लेकिन उसका उत्तर एक ही है। ठीक है, यही इतना लंबा प्रश्न कर दिया है, लेकिन उसका सार यही 3 ही है। देखिए यहाँ पे चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं? स्मृति के लिए दृष्टि सहायक के रूप में काम करना, कलाकृतियों के अध्ययन के रूप में स्वयं में तैयार कलाकृतियों को। तो ये उपयोग में से सभी होगा बच्चों। देखिए स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत देख लीजिए यहाँ पे के अनुसार कागज़ के चित्र का अनुपात क्या होगा। देखिए कागज़ का चित्र का अनुपात पूछ दिया जाएगा। तो देखिए 2:3 कि 1:1 कि 6:7 कि 4:6। तो देखिए हमने आपको आगे बता भी दिया था बच्चों। देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो अगर लंबाई इतना है तो चौड़ाई इतने रहेगी। 3 लंबाई रहेगी, 3 लंबाई रहेगी, चौड़ाई ये आपकी 2 ये रहेगी, इससे कम रहेगी। देखिए स्वर्णिम विभाजन का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? तो देखिए प्रश्न हो गया है आपके यूनान, यूक्लिड और यूनान। अब देखिए इसका प्रश्न, विरेचन कला के माध्यम से यह अभिव्यक्ति किसकी होती है? कारण विरेचन शक्ति की प्रक्रिया प्रसिद्धि है, शुद्धि की प्रक्रिया जो हमें भाव को ताज़ा करती है, हमारे भाव को ताज़ा करती है। देखिए दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव? रेखा, रूप, रंग। तो देखिए ये जो धरातल के जो बिना, अब धरातल ही नहीं रहेगा, टेक्सचर ही नहीं रहेगा, तो चित्र बनाएंगे कहाँ आप? इसको मिलाना है। अब मिलाने में देखिए अभी इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों, तभी इसको मिलाएंगे। देखिए यहाँ मिला ही है, क्योंकि कभी कभी उत्तर भी यहाँ पे सही नहीं। देखिए आकृति क्या होता है? द्विआयामी। रूप क्या होता है? त्रिआयामी होता है। मान क्या होता? वर्ण, तीव्रता का फीकापन और गहरापन। एकता क्या होता? पूर्णता का प्रतीत और बोध, प्रतीति और बोध होता है, पूरा एकता का होता है। तो मान, वर्ण एवं तीव्रता का फीकापन। तो देखिए यहाँ पे जब मान कम हो जाता है और गहरापन, तो देखिए ये चीज़ें आप देखें, आप तो जानते ही बच्चों। देखिए तान मान रहता ना, जब उसका मान बढ़ जाएगा, जब सफ़ेद रंग मिलाते हैं कि नहीं, जब मान जब घटता है, जब उसमें काला रंग मिला जाते हैं तो उसमें फीकापन और गहरापन आ जाएगा। यही तो होता है। तो देखिए सफ़ेद रंग मिलाने पे मान बढ़ जाता है, और जो तो यही चीज़ें इसमें यहीं पे दिया है। रूप क्या होता है? त्रिआयामी। नहीं कहते मूर्तिकला। आकृति क्या होती है? तो 2 आयामी होती है। चित्र में प्राण आता है, तो देखिए सभी के रेखा के रंग और लय तीनों के द्वारा आता है चित्र में प्राण। प्रकाश सदैव कैसा चलता है? तो परिपेक्ष रेखा में कि झुकी रेखा में कि सीधी रेखा में कि किसी परावर्ती रेखा में? तो प्रकाश हमेशा आपके सीधी रेखा में चलेगा। वो प्रकाश जिधर भी आप देखेंगे सीधा चला जाएगा। ठीक है बच्चों, सीधी रेखा में प्रकाश सदैव चलता है। उनहत्तर देखिए, ऑप्टिकल मिक्सचर धरातल में कौन से रंग अस्तित्व नहीं है? कौन सा रंग का अस्तित्व नहीं है ऑप्टिकल मिक्सचर में? ऑप्टिकल मिक्सचर में देखिए सफ़ेद की, लाल की, बैंगनी की, पीला।
तो देखिए यहाँ पे देखिए सफ़ेद रंग जो है आपके इसमें नहीं है। ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो सफ़ेद रंग का नहीं है। सत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। देखिए रेखा के द्वारा मिलेगा, प्रतीक के रंग के द्वारा मिलता है। तो देखिए इसको रूप किससे मिलेगा? छाया प्रकाश एक विधि होती है ना, छाया प्रकाश जिसको बेंची उंची ने नहीं देखी उसको, तो ये इसी से रूप को जो आकृति प्रदान होती है छाया प्रकाश के द्वारा। मुगल में भी छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया था। तो सारी ये छाया प्रकृति के अंतर्गत आती है। एक प्रभाव दिखाया जाता है चित्रों पर। कलाकृतियों में क्या होता है? कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे कहते हैं क्या? दृश्य कहते हैं कि पोत कहते हैं कि आभासी छाया के छूने से क्या था आपको? यही पोत को ही तो स्पर्श था, पोत ही तो स्पर्श था आपके, यही छूने से था, स्पर्श का ही है छूने से। 72 प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्रद कला नहीं है? तो मूर्ति कला भी है, चित्रकला भी है, वास्तुकला भी। तो संगीत क्या है बच्चों? यही तो नहीं दिखाई देती है, ये तो केवल सुनाई देती है, इसका कोई आकार रहता है? स्वर्णिम विभाजन, तो इसमें क्या देखना है बच्चों? एक तो प्रश्न हो गया एक लीड वाला ना, तो वही चीज़ वर्ण एवं आयात, वर्ग या आयात के त्रिआयामी रूप को कौन सी आकृति बनती है बच्चों? वर्ग या आयात से क्या बनेगी? गोलाकृति, त्रिभुजाकृति की घनाकृति। देखिए वर्ग एवं आयत एवं त्रिआयामी से क्या बनता है? घनाकृति। आपने देखा था आगे सारे जो है फलक के जो हैं वहाँ पे आपको एक बराबर दिखाए गए थे। वहाँ पे देखिए यहाँ पे 75 त्रिआयामी चित्रकला पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्यता के दैवीय विभाजन का, संबद्धता के स्वर्णिम विभाजन का। तो देखिए यहाँ पे ये परिप्रेक्ष्य प्रणाली का। तो देखिए यहाँ पे त्रिआयामी चित्रफलक पर चित्र बनाने के लिए, आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का? तो परिप्रेक्ष्य प्रणाली का बच्चों। ज्यामितीय रूपों में प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्यामितीय रूपों में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रभामय की, बिंदुसार की, अलंकारिक की, कोणात्मक। तो देखिए ज्यामिति जहाँ होगा वहाँ ज्यामिति कैसा होता है? आप कोण होता है ना। देखिए शंकु, बेलन, पिंड, वृत्त, आयत आदि पर आधारित होता है। और घन, ज्यामितीय वर्ग, प्रमुख आकृतियाँ, ये सब हैं। अतः ज्यामितीय रूपों को कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन? ज्यामितीय आकार कैसा? कोण के अनुसार। अनुअंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? अनुअंकन आपने देखा था, तो देखिए 3 है कि 2 हैं कि 1 है कि जो आपके 4 है। तो अनुअंकन में आपके 2 हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अनुअंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ और ठोस दर्शाने के लिए उसे क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के प्रकाश को यथार्थ और ठोस दिखाने के लिए त्रिआयामी कहा जाता है। द्विआयामी के प्रकृति इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ये देखिए यथार्थ भी दिखाएगा, ठोस भी दिखाएगा, तो ये सारे त्रिआयामी के अंतर्गत आएंगे। आपको जब सपाट, क्या कह रहा है? जब वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस पर वह सपाट स्थान, कपड़ा, अंतराल की भित्ति की कागज़, तो ये आपके क्या कहा जाता है? जहाँ पे ये अंतराल, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? जहाँ पर चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अंतराल। ये लास्ट प्रश्न होगा। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है किसके द्वारा? यह बात सत्य है। देखिए द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण क्या सत्य है? सत्य है। असंभव है कि असत्य है कि काल्पनिक है? देखिए सत्य है, ठीक है। तो
तो देखिए ये सारे जो हैं ये आपके छाया प्रकाश से होते हैं, त्रिआयामी नहीं होता है प्रभाव दिखाया जाता है तो किससे, तो यही से द्विआयामी वस्तु में त्रिआयामी प्रभाव दिखाते हैं, इसको सत्य है। तो देखिए बच्चों, हमने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया और बताया। जो हमारे समझाने का तरीका है, देखिए क्या हो जा रहा है, तो वो आपको कैसा लगता है, आप लोग अपना देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बंद नहीं हो रहा था, इस तरह हो गया। तो आप लोग अपना कमेंट करिएगा और अपना अच्छे से तैयारी भी कर। मैं हर जो है टॉपिक आपको ऐसे कुछ समय लगेगा आपका, लेकिन मैं देखिए प्रश्नों को देखिए ये 5वां टॉपिक आपका चल रहा है, तो हमने ये 5वां टॉपिक आपका शुरू कर दिया है। तो एक दिन और आपका लगेगा ये 5वां टॉपिक, तो ऐसे ऐसे बहुत समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में आपको यूथ कंप्लीट करवा देंगे बच्चों। कोशिश हमारी यही है कि रोज़ एक क्लास आपकी यूथ की चले। तो धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए ये जो मैं क्लास ये समय ले रही हूँ, तो शाम की क्लास जो है ये सुबह की क्लास है, तो शाम की क्लास संडे में आपको कुछ प्रश्नों को कराने की कोशिश मेरी रहेगी। और धन्यवाद आप सभी का जो हमारी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं और हमेशा जो है लाइक भी बच्चों कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।